नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में दूसरे दिन दबाव। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 25,550 के नीचे आया। आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, ग्रासिम और पावर ग्रिड ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट कमजोर। वहीं मिड और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कई पॉजिटिव ट्रिगर्स से 5% भागा एशियन पेंट्स। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर में शामिल। साथ ही अच्छे नंबर्स से इंडिगो ने भरी उड़ान। वहीं ब्रिटानिया, सन फार्मा और पेटीएम में मजबूती, लेकिन नोवेलिस के कमजोर रिजल्ट से टूटा हिंडाल्को। उधर चार्ट जीपीटी शेयर मैक्स फाइनेंशियल भी ऊपर। मेटल और डिफेंस शेयरों में सबसे तगड़ी बिकवाली। 2% से ज्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही पीएसयूज, निफ्टी कंज्यूमर और कैपिटल गुड सेक्टर भी 1% से ज्यादा फिसले। वहीं चुनिंदा ऑटो और एफएमसीजी में बाइंग। दूसरी तिमाही में 20% बढ़ा गोदरेज प्रॉपर्टीज का मुनाफा, लेकिन एबिटा घाटा 32 करोड़ से बढ़कर हुआ 513 करोड़। नतीजों के बाद शेयर करीब 3% फिसला। बाजार को अब अपोलो हॉस्पिटल्स और 10 से ज्यादा वायदा कंपनियों के नतीजों का इंतजार। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। एमएनएम में आरबीएल बैंक ने ब्लॉक डील में बेची पूरी हिस्सेदारी। एमएनएम को आरबीएल बैंक में हिस्सा बेचने से हुआ 62% से ज्यादा का प्रॉफिट। वहीं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में एमएनएम ग्रुप के एमडी शिवनीश शाह ने कहा, जीएसटी कटौती सरकार का मास्टर स्ट्रोक। हो सकती है पूरे ऑटो सेक्टर की री रेटिंग। दूसरी तिमाही में अच्छे नतीजों से एस्ट्रल भागा। करीब 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही Q2 के बाद पिरामल फार्मा, नोवामा वेल्थ में खरीदारी, लेकिन रिजल्ट के बाद डिलीवरी, ब्लू स्टार, ग्रासिम और इंडियन होटल्स कमजोर। चारों शेयर एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले देख लेते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में। हालांकि आज का सेशन थोड़ा सा वीक साइड का ही सेशन है, थोड़ा सा मोमेंटम लैक लस्टर है। इंटरेस्टिंग ये है कि मिड कैप, स्मॉल कैप्स में आज ज्यादा पेन दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव दिखाई देगी। निफ्टी तो हालांकि दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभला जरूर है, लेकिन अभी भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है 25,592 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे आज के सेशन में 1/4% नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन पेन दिखाई देगा आपको मिड कैप्स में, जो कि इंडेक्स 1% नीचे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अब थोड़ा संभला है डेलो से, तो अभी भी 0.5% से ज्यादा वीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव दिखाई देगी, इसीलिए एनएससी स्टैट्स आपके सामने लेकर आते हैं। 2122 स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 734 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब ये पेन कहां से रहा है, कौन से वो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो पहले तो आप हरे निशान वाले सेक्टर्स आप देखिए, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो, सिर्फ ये 3 ही हरे निशान में है। यहाँ भी 1/4% से लेकर 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। सबसे ज्यादा पेन का है अच्छा पीएसयू स्टॉक्स में काफी दबाव है, डिफेंस स्पेस में काफी दबाव है। 1.5% नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 2% का नुकसान मेटल्स में है। मेटल्स लगातार चले, प्रॉफिट टेकिंग इस हफ्ते की शुरुआत से ही आना शुरू हुई और वही ट्रेंड आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। रियल्टी 1% कमजोर है, 1% नीचे कैपिटल को इंडेक्स कारोबार कर रहा है। बाकी पॉकेट्स देखेंगे, फॉर इंस्टेंस फार्मा हो है, ऑयल एंड गैस है या फिर पीएसयू बैंक है, ये फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बायस नेगेटिव आज के सेशन में। अब कहां अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरीके के मार्केट में, ट्रेड बन रहा है, छोड़ दें, क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी रखे, इस पर करते हैं बातचीत। धोनी नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा लेवल्स के हिसाब से टिल मार्केट क्लोजिंग? कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि निफ्टी के अंदर एक हमें साइडवेज मोमेंट देखने के बाद एक गिरावट जो है वो हमें पिछले हफ्ते में देखने को मिली। इसी हफ्ते में उसी का कंटिन्यूएशन जो है वो हमें देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम इंट्राडे बेसिस पे देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर एक जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर है वो यहाँ पे 25,500 के लेवल के पास बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और वहां से आज के सेशन में अभी पिछले 1 घंटे का अगर हम यहाँ पे जायजा लेते हैं तो वहां पर हमें एक रिकवरी जो है वो इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है। निफ्टी के अंदर वापस से हम यहाँ पे 25,700 का लेवल जो है उसको हम रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इन लेवल के ऊपर अगर हमें आज
क्लोजिंग भी मिलती है तो वापस से निफ्टी के अंदर एक बुलिश नजरिया जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे बनेगा, जहां पे 25,850 का जो लेवल है वो यहाँ पे निफ्टी रीगेन करता हुआ देखने को मिलेगा। सपोर्ट के तौर पे निफ्टी के अंदर डेफिनेटली 25,500 का जो लेवल है उसको खास करके ध्यान में रखना चाहिए, और इन्हीं लेवल्स को यहाँ पे बरकरार रखते हुए निफ्टी के अंदर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है उसको अपनाना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी भी अगर हम इंट्राडे स्ट्रक्चर पे देख रहे हैं तो वापस से एक जो सपोर्ट लेवल है वो कायम होता हुआ देखने को मिला है 57,500 की लेवल के पास, जिसको हमने पहले भी कायम करा था 24 अक्टूबर को। जो हमने लो बनाए थे उन्हीं लो को आज के सेशन में हमने रीटेस्ट करा है बैंक निफ्टी में, और वहां से हमें ये बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। अहम जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 57,900 का लेवल। इन लेवल को हम ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करते हैं तो वापस से 58,200 के लेवल तक बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स के अंदर नजरिया बुलिश बन रहा है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी खास करके ध्यान में रखें, और सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे बताए गए हैं उन्हें ध्यान में रखें। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर आ रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे आपकी तरफ से ध्वनि? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से यहाँ पे दो स्टॉक्स जो है वो मुझे पसंद आ रहे हैं। सबसे पहला जो काउंटर है वो बायोकॉन का है। कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड जो है वो इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बायोकॉन को आप करंट लेवल से अगर खरीदारी करके चलते हैं तो ऊपरी स्तरों पे टारगेट जो इसका है वो 405 का बनता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपको 372 का लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है ऑयल इंडिया का। यहाँ पे हमें एक बेस फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है इंट्राडे स्ट्रक्चर्स पे, जहाँ पे 427 का जो लेवल है ये काउंटर नीचे की तरफ एक बेस फॉर्मेशन बनाई है, वहां से हमें ये बढ़त देखने को मिल रही है। तो 427 के स्टॉप लॉस के साथ ऑयल इंडिया के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपरी स्तरों पे टारगेट 450 का रहेगा। इस बीच एसबीआई पर नजर डालेंगे। दरअसल एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में हिस्सा बिक्री मंजूर हुई है। ये एक अपडेट आते हुए इंपॉर्टेंट खबर, यानी आईपीओ के जरिए हिस्सा बिक्री होगी, इसको बोर्ड की मंजूरी मिली है। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट में हिस्सा बिक्री अप्रूव हुई है और बोर्ड की तरफ से हुई है। आपको बता दें एसबीआई फंड्स में 6.3% हिस्सा बिक्री मंजूर हुई है। इंपॉर्टेंट खबर एसबीआई के पर्सपेक्टिव से ये डिटेल फिलहाल आते हुए, और इनफैक्ट आईपीओ के जरिए पूरी हिस्सा बिक्री होगी। और स्टॉक इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 959 960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बोर्ड की तरफ से अब अप्रूवल आ चुका है। अब आगे स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा प्रोसेस रहेगा। आपको बता दें कि जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट है ये जेवी है एसबीआई और साथ ही साथ एक फ्रेंच एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में। अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके का ये पूरा कॉम्पोजिशन रहेगा, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, लेकिन फिलहाल बोर्ड की तरफ से ये अप्रूवल आते हुए दिखाई दिया है। एसबीआई पर इनफैक्ट एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा सा रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार देखिए धुनी, स्टॉक को 959 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए एसबीआई क्या व्यू है? यहाँ पे एसबीआई के अंदर अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर पीएसयूज की तरफ से एसबीआई एक जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, बुलिश साइड का पार्टिसिपेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि रेजिस्टेंस जो है वो हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे 970 के रेट के पास देखने को मिल रहा है। जैसे एसबीआई यहाँ पे 970 का रेट क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें फर्दर एक बुलिश पोजीशन जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको मैं स्क्वायर ऑफ करने की सलाह नहीं दूंगी, आप होल्ड करके रखें। नीचे की तरफ ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस जो इसका यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे 945 का लेवल जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे एसबीआई के अंदर एक स्टॉप लॉस की तरह यहाँ पे ट्रेलिंग पे मेंटेन करें। तो इंपॉर्टेंट खबर एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी समय से खबरें भी थी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आ सकता है, और अब फाइनली एसबीआई म्यूचुअल फंड की आईपीओ की यहाँ से तैयारियां शुरू होते हुए दिखाई देंगी। बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आया है, अब आगे डीआरएचपी फाइल होगा, फिर टाइमलाइन डिसाइड होगी। 6.3% स्टेक सेल के लिए अप्रूवल आया है बोर्ड की तरफ से, बट कॉम्पोजिशन कितना रहेगा एसबीआई का या फिर फ्रेंच पार्टनर का वो देखना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर एसबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे Q2 अर्निंग्स पर। सिंजन की मैनेजमेंट से दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 2% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 37% और एबिटा में 17% की गिरावट देखी है। इन नंबर्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ दीपक जैन हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो की हाईलाइट्स क्या रही है इस क्वार्टर की? हमने अगर ओवरऑल अर्निंग्स देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और एबिटा पर दिखाई दे रहा है, ऑल्दो रेवेन्यूज फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहे हैं। कहां से ग्रोथ रही है, किन पॉकेट्स ने ड्रैग किया है, क्या है डिटेल्स? इस क्वार्टर में हमारा जो ग्रोथ है वो 2% था,
हमारा लेकिन सिक्वेंशियल ग्रोथ 4% है और जो फर्स्ट हाफ का ग्रोथ है वो 6% है। टोटल अबाउट 911 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर का। नाउ अगर अपने इसको देखते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि हमने जो एनुअल गाइडेंस दी है, एक तो हम वो मेंटेन कर रहे हैं और हमने हमेशा एनुअल गाइडेंस में बताया था कि हमारे को एक्सपेक्टेशंस है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का। वही इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स हमारे अब क्वार्टर्स में प्ले आउट हो रही है। उसके 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 कारण से ही हमारी रेवेन्यू में जो आप चेंजेस देख रहे हैं वो उसके कारण से आ रही है। सो लार्जली जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है उसी के कारण से हमारी जो रेवेन्यू है जो 4% सीक्वेंशियल ग्रोथ है, 2% आपका क्वार्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 6% फर्स्ट हाफ का ग्रोथ है। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर इस क्वार्टर में हम ओवरऑल लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स जो विन किए हैं कंपनी ने उसकी डिटेल्स जानना चाहें तो वो कौन कौन से रहे हैं, क्या साइज रहा है? हाँ, हम एक्चुअली सिंजीन को पहली बार एक ग्लोबल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूएस बायोटेक से। वो काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये जो क्लिनिकल स्टडीज है वो हम यूएस में और इंडिया में दोनों जगह करेंगे और हम अपना क्लिनिकल स्टडीज का जो ऑपरेशंस है या पार्टनरशिप्स है हम वो और भी कंट्रीज में उसको आगे बढ़ा रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, श्रीलंका। एंड इससे हमारी क्लिनिकल ट्रायल की जो बिजनेस लाइन है उस पे काफी बॉयंसी मिलेगी उससे। इसके अलावा हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा हमारी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स है अपनी कैपेबिलिटीज में बढ़ा रहे हैं। हमारे पास हमेशा एक एडीसीज की कैपेबिलिटीज होती थी ऑन डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। हम एक इंटीग्रेटेड बायो कॉन्जुगेशन सूट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे एक इंटीग्रेटेड एडीसी कैपेबिलिटी हमारे कंपनी में आएगी और एडीसी तो आप जानते हैं एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी है पूरी इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा हम एक पेप्टाइड फैसिलिटी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्लिनिकल बैचेस की पेप्टाइड कैपेबिलिटीज थी, अब हम उसको कमर्शियल बैचेस की पेप्टाइड कैपेबिलिटीज में ले जा रहे हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट मोमेंटम बढ़ रही है इनटू न्यू मोडालिटीज, जहाँ पे आपको पता ही है कि ये इंडस्ट्री में कहाँ ग्रोथ आ रही है। पेप्टाइड्स पे ग्रोथ आ रही है, एडीसीज पे ग्रोथ आ रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वहीं से जा रही है। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे का मार्जिन आउटलुक समझना चाहें तो किस तरीके का है, गाइडेंस को अगर आप देना चाहें। हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में बताया था कि हमारी एबिटा मार्जिन्स मिड 20s पे रहेगी और हम अभी भी वही गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जो इन्वेंट्री करेक्शन का इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू पे आ रहा है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं और हमारा मार्जिन मिड 20s पे रहेगा। पैट के लिए भी हमने बताया था कि नेगेटिव पैट रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव पैट का कारण है कि हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कैपेसिटीज में एंड वो कैपेसिटीज अब ऑनलाइन आ रही है। हमारी कैपेसिटीज जो बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग बैंगलोर में है, हमारी जो बेव्यू की फैसिलिटी जो हम इस साल मार्च में खरीदे थे वो अभी ऑपरेशनल प्री ऑपरेशन स्टेज पे है। उसकी ऑपरेशंस हमने बताया था इस साल के सेकेंड हाफ में आएगी। तो सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है बट उसकी इम्पैक्ट इस साल में आ रही है और हमने स्टार्टिंग में भी बताया था इस साल के कि ये ट्रांजिएंट ईयर है। हमारे पास ये कॉस्ट्स आएंगी ये फैसिलिटीज की, बट ये फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में हमें बेनिफिट देगी रेवेन्यू की। ओके चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए शो पर और अर्निंग्स पर बातचीत करने के साथ साथ आगे का आउटलुक देने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो ये बात हुई सिंजीन की। स्टॉक हालांकि आज 3.5% से ट्रेड करते हुए शुरुआत हालांकि फ्लैट हुई थी लेकिन अब थोड़े से प्रेशर में दिखाई दे रहा है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। स्टॉक फोकस में है आज, क्यों, क्या खबर है, बताएंगे इन डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बाजार का फोकस आज ओला इलेक्ट्रिक पर है। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे कमजोर रहे हैं, साथ ही कंपनी ने आगे का गाइडेंस भी घटा दिया है। क्या है डिटेल समझते हैं सुदर्शन कुमार से। सुदर्शन बताइए। ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस किया है और स्टॉक अगर जो आप देखें 2025 में ही 45% डाउन है और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 5% डाउन है। जब रिजल्ट आया था ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट था, लेकिन उसका जब उनका अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने गाइडेंस भी कट किया है तो स्टॉक में और प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसमें से दो हाईलाइट्स है। पहला अर्निंग्स Q2 का वो वीक है ओवरऑल और दूसरा गाइडेंस उन्होंने हर एक फ्रंट पे कट किया है। अगर जो अर्निंग्स की बात करें तो लॉस है, वहाँ पे लॉस आया 420 करोड़ अगेंस्ट ऑलमोस्ट
500 करोड़। रेवेन्यू में 43% का गिरावट देखने को मिला है। एबिटा लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया 203 करोड़ अगेंस्ट 380 करोड़। लेकिन गाइडेंस की बात करें तो पहले वो रेवेन्यू देख रहे थे FY26 में उसका रेंज था 4200 से लेकर 4700 करोड़ तक, वो कट करके अब उनका टारगेट 3000 से 3200 करोड़। अगर जो ऑटो मार्जिन का गाइडेंस है, पहले वो बोल रहे थे कि वो 5% से ज़्यादा होगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि वो अराउंड 5% रहने के रह सकते हैं। तीसरा वॉल्यूम पे वो बोले पहले कि 3.25 से लेकर 3.75 लाख यूनिट्स तक डिलीवरी हो सकती है FY26 में, अब वो कट करके वो हो जाएगा अराउंड 2 लाख यूनिट्स। तो वहाँ पे भी शार्पली गाइडेंस कट किया है। लेकिन कमेंट्री में कुछ एक माइनर पॉजिटिव्स हैं। पहला, कुछ एक एडजस्टमेंट्स के बाद उनका ऑटो बिजनेस का जो मार्जिन है वो पॉजिटिव टर्न हुआ है। Q2 FY26 में वो मार्जिन है 0.3% और ग्रॉस मार्जिन में वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 510 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिला और वो आया है 30.7%। और Q4 से सेल बिजनेस का भी जो रेवेन्यू होगा वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर जो अर्निंग्स और आउटलुक की बात करें, अर्निंग्स वीक है और आउटलुक भी FY26 का म्यूटेड है, उसके कारण स्टॉक अंडर प्रेशर है। शुक्रिया आपका सुदर्शन, डिटेल्स बताने के लिए। तो ओला इलेक्ट्रिक 3.25% नीचे आज के सत्र में कारोबार करते हुए 48.6 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट्स की। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित कई दिग्गज मैदान में हैं। मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी और उसामा शहाब भी फोकस में हैं। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। बिहार में 11 बजे तक 27.6% मतदान हो चुका है। मैथिली ठाकुर की सीट अलीनगर में क्या हालात हैं, इसका जायजा देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि सिंह। रवि, जानना चाहेंगे क्या फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, खासतौर से अलीनगर सीट को लेकर काफी हंगामा रहा है, अभी की ताजा अपडेट क्या है? सही बिल्कुल आपने कहा कि क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में ही वो ज्वाइन की है बीजेपी और उसके बाद क्योंकि पॉपुलर तो है ही, मैथिली ठाकुर को हर कोई जानता है, बिहार नहीं बिहार के बाहर भी। लेकिन इस दौरान मैं आपको तस्वीरें भी दिखाते भी चलूं, कैमरा पर्सन निजाम अंसारी से कहूं कि किस तरीके से इस सीट पर और बूथ पर महिलाएं और पुरुषों की एक लंबी कतार लगी है। सुबह टाइम ये इस तरीके से नहीं दिख रहा था, लेकिन अब लंबी कतार है। जहां तक मैथिली ठाकुर का आपने जिक्र किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बहुत सारे जो मैनिफेस्टो है बीजेपी या एनडीए की तरफ से उसको लागू करना है और उस सीट को लेकर कई दिक्कतें हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं घूम रही हूं, चाहे सड़कों की बात हो या फिर दूसरे चीजों की बात हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो, वो सब चीजों को लेकर मैं बदलाव करना चाहूंगी आने वाले दिनों, क्योंकि मैं खुद युवा हूं। इस बार लगभग 63,000 जो दरभंगा पूरे के पूरे लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं, पूरे लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं, तो दरभंगा में इस बार 63,000 नए उम्मीदवार जुड़े हैं जो 18 साल जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तो और मैथिली ठाकुर की एज भी करीब 25 साल यानी कि हुआ है। तो चलिए रवि, शुक्रिया आपका ये क्विक अपडेट देने के लिए। तो ये बिहार से ताज़ा अपडेट और आज से ऑफिशियली वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में हमारे साथ कुछ मैनेजमेंट रहेंगी, उनसे हम करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं।